न्यू करियर कोचिंग की कक्षाओं से जुड़ने वाले सभी परीक्षार्थियों को अग्रिम एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आधुनिक इतिहास में भारत में शिक्षा के विकास तथा उसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आरंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कोई प्रयास नहीं किया, किंतु कुछ उदार अंग्रेज, ईसाई मिशनरी तथा उत्साही भारतीयों ने शिक्षा के लिए काम कर रहे थे। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया। 1778 में हेस्टिंग के सहयोग से ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जिसमें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और अंग्रेजी शिक्षा के लिए, संस्कृत शिक्षा के लिए विशेष तौर से इसकी स्थापना की गई। 1800 ईस्वी में बेलेजरी द्वारा कंपनी के अर्धसैनिक या असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। अंग्रेज धर्म प्रचार और ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु श्री रामपुर कलकत्ता को अपना केंद्र बनाया। बाइबिल की 26 भाषाओं का इसमें अनुवाद करवाया और डेविड हेयर नामक अंग्रेज ने 1820 ईस्वी में बिशप कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, महाराज तेज सेनचंद, राय बहादुर, जयनारायण घोषाल आदि के प्रयासों से भारत में शिक्षा के लिए विशेष काम किया गया। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर तथा हार्ड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और जिसका कालांतर में इसके प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में भी इसको हस्तांतरित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 में किया गया। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए वो खर्च कर सकता है, लेकिन प्रारंभिक दिनों में इसका खर्च ना किया जा सका। लेकिन ईसाई मिशनरियों के द्वारा धार्मिक शिक्षा दिए जाने का काम जरूर किया जाने लगा। शिक्षा के माध्यम को लेकर कुछ विवाद भी पैदा हुए, तो इसमें आप देख सकते हैं शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद। लोक शिक्षा की सामान्य समिति द्वारा 10 सदस्यों की भारत में शिक्षा का माध्यम हेतु एक गुट बनाया गया, लेकिन इस गुट में यह विचारधारा थी कि भारत में प्राच्य शिक्षा दी जाए कि आंग्ल शिक्षा दी जाए। कुछ लोगों का यह मानना था कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा 2 हिस्सों में बांट करके इसका अलग अलग स्वरूप तय किया जाना चाहिए। प्राच्य शिक्षा के समर्थकों में एच.डी. प्रिंसेस, एच.जी. विल्सन जैसे विद्वान रहे। प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भारत में पाश्चात्य विज्ञान इसका प्रसार किया जाना चाहिए। एक और गुट जो मुंबई में सक्रिय था, जिसमें मुर्नो तथा एल्फिंस्टन नामक लोग सम्मिलित थे, वह भी पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय शिक्षा से जोड़कर दिए जाने के समर्थन में थे। इसी प्रकार देखा जाए तो आंग्ल दल में भारतीय शिक्षा के माध्यम से भी अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने की वकालत की जा रही थी। अगर हम देखें तो मैकाले के अनुसार, जिसमें मैकाले शिक्षा के लिए जाना जाता है भारत में, उसने बहुत सारे परिवर्तन करने का काम किया और 1835 में मैकाले ने अपना एक स्वर्ण लेख लिखा था, जिसको उस लेख में कहा कि मैकाले ने कहा भारत की भाषा साहित्य तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भारतीय साहित्य की प्रशंसा करने का काम किया था। उसने कहा यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक खाना भारत और अरब के समस्त साहित्य का मूल्यवान से ज़्यादा है। मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसे वर्ग को तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग से तो भारतीय दिखाई दे, किंतु नैतिकता और मापदंडों से वह अंग्रेज दिखाई दे, अर्थात उन्हें आप ब्राउन रंग के अंग्रेज कह सकते थे। गवर्नर जनरल बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को यह स्वीकार कर यह आदेश दिया कि भविष्य में कंपनी सरकार के यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा अपने सभी खर्च के उद्देश्य से करेगी। शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत भी इसी समय दिए जाने का काम किया गया था। शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत का प्रतिपादन का उद्देश्य यह बनाया गया कि सबसे पहले हमें उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहिए और उनके शिक्षित होने के बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव जनसाधारण तक पहुंच जाएगा। शिक्षा के अधोमुखी सिद्धांत के अंतर्गत ऑकलैंड के द्वारा किया गया। वैसे मैकाले ने इस सिद्धांत का कार्य किया था, लेकिन यह नीति सरकारी तौर पर
ऑकलैंड के समय प्रभावी हुई। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच का एक सिद्धांत आया। 1882 में हंटर कमीशन आया। इन कमीशनों के द्वारा भी भारत में शिक्षा के लिए काम किया गया। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के सिद्धांत के यदि हम देखें तो उसमें हम यह कह सकते हैं कि भारत में सरकारी पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान, साहित्य का प्रसार, उच्च शिक्षा माध्यम अंग्रेजी, लेकिन देसी भाषाओं को प्रोत्साहन, देसी भाषाओं में पाठशालाओं की स्थापना, अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र निजी प्रयासों को प्रोत्साहन। कंपनी ने 5 प्रांतों के लिए विशेष प्रावधान शिक्षा के लिए किया। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना। वुड डिस्पैच की सिफारिशों को अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत समाप्त हो गया था इसके आने के बाद से, और इसके पहले अधोमुखी सिद्धांत चल रहा था। हंटर कमीशन 1882-1883 में आया, जिसके अगुआ रिपन थे, और हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग गठित किया गया था। और उसी के बाद यह माना गया कि भारत में शिक्षा को लेकर क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो इस सिद्धांत में काफ़ी कुछ सुधार भी कर दिए गए थे, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया गया, और प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा किस तरह की होगी इसका प्रारूप भी हंटर कमीशन में बनाने का काम किया गया था। इसी के साथ अगर आप अगले स्वरूप को देखेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे, जैसे 1902 में रैले कमीशन आया। सैंडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना बाद में हुई। 1929 में हार्टोंग समिति आई, वर्धा योजना आई, सर्जेंट योजना आई। इस तरह से इन योजनाओं के माध्यम से भारत में शिक्षा के विकास पर बल दिया गया। और इसको एक एक चर्चा हम कमीशनों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिसकी चर्चा हम अगले क्लास के लिए टालते हैं, और उसमें हम चर्चा करेंगे आपसे क्या क्या चर्चाएं हमारी आपके बीच में होगी। क्लास को ज्वाइन करने के लिए और न्यू करियर कोचिंग कक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सफल हो।